आज जो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एनर्जी शेल, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एटम क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एटम ऐसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें स्पेशली माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एटम आर सच टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, इट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एज यू नो वेरी वेल कि एटम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब हम एटम के इन सब एटॉमिक पार्टिकल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एटम का सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन was discovered by E. Goldstein. He was a German physicist. According to him, canal rays are those positive particles produced when the gas passes through high voltage and low pressure. जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने कहा था कि जब भी हम गैस को हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में पास करवाते हैं तो उस टाइम एक पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंड उन्होंने उसको नेम दिया था कैनल रेज। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो इसका इजी सा आंसर है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। नेक्स्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ही वाज अ ग्रेट इंग्लिश फिजिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन का जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम थॉमसन के मॉडल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थॉमसन ने अपने जो मॉडल दिया था जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया था, तो जैसा कि आप देखते हो कि वाटरमेलन का बहुत सारा जो पोर्शन होता है वो रेडिश कलर का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। थॉमसन ने क्या किया कि जो वाटरमेलन का रेड स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर था उसको उसने जो है वो पॉजिटिवली चार्ज लिया एंड उसके अंदर जो सीड्स थे उसको उसने इलेक्ट्रॉन की तरह वहाँ पे डिस्क्राइब किया। उसके हिसाब से ये जो रेड कलर का पोर्शन था वो सारे के सारे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम थे और ये जो सीड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर हमेशा निग्लिजिबल चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि एटम्स के कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स जो थे वो आए। कुछ मॉडल जो है उसमें से डिस्कार्ड कर दिए एंड एट लास्ट जो है वो एक ही एटम के मॉडल को फुलफिल किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल। बेसिकली रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले जो है एक थिन गोल्डन फॉयल ली। उसने क्या किया, गोल्डन फॉयल से अल्फा पार्टिकल्स को उसने पास करवाने की कोशिश की। उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास स्ट्रेट बट मोस्ट ऑफ देम डिफ्लेक्ट बैक एट वेरी स्मॉल एंगल्स अबाउट 2000 आउट ऑफ वन रिबाउंड बैक। जैसा कि आप देख सकते हो कि उसने एक गोल्डन फॉयल ली एंड गोल्डन फॉयल से उसने जो है वो अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल्स में जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे जो कि वापस आ रहे थे। ही प्रपोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड इट। ही ऑल्सो मेंशन दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट inside the atom where that is considered as the atomic mass. But these explanation failed because when electron radiate energy it will fall on nucleus and inside nucleus there is a proton. बेसिकली अगर हम बात करें तो अब जो है वो रदरफोर्ड को ये पता लग गया था कि एक एटम के इनसाइड जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उसने कहा कि ये जो थ्योरी है वो
एकदम उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट थी, बट बाद में इस थ्योरी को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो उनमें कुछ एनर्जी रेडिएट होगी, और एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड जो है वो फॉल कर सकते हैं, जहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट थे। तो इसीलिए रदरफोर्ड की इस थ्योरी को जो है वो बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया गया। सो नेक्स्ट एटम का जो मॉडल है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया था नील बोहर ने। बट उससे पहले अगर हम आपको बात करें इनसाइट्स की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर इक्वल होता है 2000 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। अब हम बात करते हैं नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। मतलब एटम का मॉडल सबसे पहले दिया था रदरफोर्ड ने, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर वो उसके बाद न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो जो है वो फर्दर किस तरह से एटम जो है वो फॉर्मेशन उसकी होगी, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो नेक्स्ट जो है वो नील बोहर ने एटम का ये जो मॉडल है उसको डिस्क्राइब किया था। सो नील बोहर स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड अ फिक्स ऑर्बिट. That's why they do not radiate energy. Also, the energy of orbit is related to its size. जैसे कि रदरफोर्ड की मॉडल का एक बेसिक लिमिटेशन थी कि वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो न्यूक्लियस के इनसाइड फॉल कर सकते थे। बट नील बोहर ने कहा कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में ही हमेशा रिवॉल्व करेगा। और उसने ये भी बोला था कि जो ये जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है साइज पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो डिफरेंट शेल्स होते हैं। सो यहाँ पे दिया था उसने के शेल, उसके बाहर एल शेल, उसके बाहर एम शेल, एंड उसके बाहर एन शेल। तो ये जो KLMN जो शेल है ये वैसे तो प्रपोज किए थे चार्ल्स डी बर्कल ने। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल रह गया है एटम का, न्यूट्रॉन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन्स जो है वो ई गोल्डस्टीन ने दिए थे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे, एंड उसी तरह से न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जी चैडविक। और ये जो है वो बोलते थे कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसी तरह से न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये उनका कहना था। अब हम इन एनर्जी शेल को डिस्कस करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्बिट्स में जो शेल है वो है KLMN शेल। तो इन शॉर्ट दीज आर डिस्क्रीट ऑर्बिट, और इन्हीं को बोला जाता है एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। दे आर ऑल्सो नोन एज दीज ऑर्बिट वेयर द इलेक्ट्रॉन स्टे स्टेबल। मतलब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। अब अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एज एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n⁻²। तो एज यू नो वेरी वेल कि जो हमारा एनर्जी शेल है उसमें फर्स्ट शेल जो है वो के है। सो अब हम इस n के प्लेस पे वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो वी नो वेरी वेल 1⁻1 इज 1 एंड 2 × 1 इज 2। इट मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेयर एज नेक्स्ट जो के बाद शेल होता है वो L है, और इसकी नंबरिंग जो है वो 2 है। तो हम यहाँ पे n के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट करेंगे। सो वी हैव 2² इज 4 एंड 4 × 2 इज 8। इट मीन्स एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेयर एज एल के बाद जो नेक्स्ट शेल है थर्ड, दैट इज एम। सो अब हम इस एन के प्लेस पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो 3 होगी। सो 3 3 9 एंड 9 2 18। इट मीन्स एम शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव एन शेल। एन जो है वो फोर्थ शेल है और लास्ट शेल है। तो
अब हम यहाँ पे n के प्लेस पे 4 वैल्यू पुट करेंगे. सो वी हैव हेयर 4 स्क्वायर. सो 4 4 are 16 and 16 into 2 is 32. बेसिकली के शेल के लिए हम n के प्लेस पे 1 वैल्यू पुट करेंगे. एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम n के प्लेस पे जो है वो 2 वैल्यू पुट करेंगे एंड m के लिए हम 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन. n के लिए हम 4 वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि k में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, l में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, m में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 है एंड एज वेल एज n शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल काउंटिंग है दैट इज 32. सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़. तो ये जो एनर्जी शेल है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सेकंड है आउटर मोस्ट शेल हैज़ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट है शेल आर फिल्ड स्टेप वाइज. मतलब कि सबसे पहले अगर हम शेल्स की बात करें तो पहले के शेल फिल होगा, देन एल, उसके बाद एम और एट लास्ट एन शेल फिल होगा. और नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की. सो the mass and gain of electron by an atom to fulfill its shell is called valency. Yeah, in other word we can say that number of electrons in the outermost shell is known as valency. Next topic हमारा है atomic number. So number of proton present in atom are known as atomic number. So अगर हम atomic number की बात करें so number of proton is equal to number of electron. नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक मास. एटॉमिक मास हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और एटॉमिक मास अगर हमने फाइंड करना हो सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ फर्दर इक्वल टू एटॉमिक मास. एंड यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वी हैव आइसोटोप्स. अब हम आइसोटोप को डिस्क्राइब करते हैं. अ एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है H1H, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड टाइट्रियम का. यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इन तीनों हाइड्रोजन के ये जो आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं, आइसोटोप्स दिए हैं, इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है वेरेज जो इनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है. नेक्स्ट वन वी हैव हेयर क्लोरीन. सो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है वेरेज अगर आप इनका एटॉमिक मास देख सकते हो तो एटॉमिक मास यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 37 है. उसी तरह से हमारे पास कार्बन है. कार्बन में भी एटॉमिक नंबर है वो 6 है एंड एटॉमिक मास यहाँ पर हमारे पास 12 एंड 14 है. अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो सभी में 1 होगा वेरेज जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होगा. जैसे प्रोटियम में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, एटॉमिक मास भी उसका 1 है. ड्यूट्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें इसका एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और इसका एटॉमिक मास 2 है. वेरेज जो टाइट्रियम है उसमें एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास जो है वो 3 दिया है. तो अब हम यूजेस डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स का. तो यू नो वेरी वेल कि आइसोटोप का डिफरेंट यूजेस हैं. सो है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट C66 are used in treatment of cancer. Isotope of phosphorus P32 are used in the treatment of blood cancer. Isotope of uranium U-235 are used as fuel in nuclear reactors and also U-235 atom is used to make steam which spins a turbine to drive a generator for producing electricity. Isotope of iodine I-131 are used in a treatment of goiter and isotopes of iron F59 are used in the diagnosis of anemia. Isotope of gold Au-198 is used in the diagnosis of liver disease and isotope of xenon Ze-133 is used to image the lungs and evaluate pulmonary functions. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोबार्स.
द एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स। कई बार एग्जाम में आइसोटोप्स एंड आइसोबार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब आइसोटोप बोला जाए तो उसके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम होते हैं, एटॉमिक मास उसके डिफरेंट होते हैं। वेयरएज अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो यहाँ एटॉमिक जो मास है वो सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम एंड आर्गन का। सो यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 20, और यहाँ पर जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर है 18, मतलब वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स है। बट अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 होता है और आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो भी 40 होता है। तो मतलब आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं बट उनके एटॉमिक मास जो है वो फर्दर डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।